नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे देवभूमि हिमाचल की सरकार यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के बारे में, जो कि सत्ता में 6 महीने तकरीबन 6 महीने पूरे कर चुके हैं। सर, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका सिटी ब्यूटीफुल में भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात करें सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की, तो हिमाचल प्रदेश जो है 7.19% का दावा जो है चंडीगढ़ में करता है। क्या कहना है इस दावे के बारे में, कितना मजबूत है ये दावा? नहीं, हम दावा नहीं कर रहे। हमें तो जो अधिकार पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत उस समय जब हिमाचल प्रदेश अलग हुआ था, महापंजाब से हिमाचल प्रदेश अलग बना, हरियाणा अलग बना, उसमें हमें अधिकार दिया गया कि हिमाचल की जनसंख्या के अनुसार 7.19% या इससे अधिक, जो भी उस समय के कानून के हिसाब से हिमाचल सरकार को क्या दावा बनता है, उस दावे के अनुसार हम अपना प्रशासनिक अधिकार मांग रहे हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने तो उस समय, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो जो उस समय के नेता थे उन्होंने तय किया। और आज जब हमने देखा कि चंडीगढ़ में हमें अपना हिस्सा दावा मिलना चाहिए और हमें कानून द्वारा अधिकार दिया गया है, हक दिया गया, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े। सर, पर पंजाब इस ते लगातार हक जता रहा। पंजाब कह रहा है कि चंडीगढ़ साडा है और हिमाचल वालों जो हक जताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है और इतराज जताया जा रहा है उन्होंने वालों। नहीं, पंजाब को तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। और जब महापंजाब का बाइफरकेशन हो रहा था, हरियाणा अलग बन रहा था, तो चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी बनी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पंजाब इसका विरोध क्यों कर रहा है, किस संदर्भ में कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपके उस समय के जो हमारे सम्मानित नेता थे, उन्होंने ये तय किया है, हम और आप लोगों ने नहीं तय किया है। हम तो नई पीढ़ी के अभी सत्ता में आए हुए लोग हैं। उन्होंने कानून बनाकर कहा कि हिमाचल को भी जो पहाड़ी राज्य है, जो 1966 में अलग हुआ है, और इसको इसके अधिकार देने चाहिए। ये नहीं कि पहाड़ी राजा अगर उस समय गरीब राज्य था तो ये सोच कर दिया, जनसंख्या के आधार पर दिया। ये सब चीज़ें तो तय थी। हम तो तय चीज़ को मान रहे हैं, हम कोई अपना अधिकार नहीं मांग रहे। हमें जो कानूनी तौर पर हमें जो हक दिया गया उसकी बात कर रहे। ना पंजाब का कोई जगह मांग रहे हम, ना पंजाब प्रदेश की कोई चीज़ मांग रहे। पंजाब तो तब ऑब्जेक्ट करे जो उनसे कुछ मांग रहे हैं। ये तो भारत सरकार की यूनियन टेरिटरी है, इसमें हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। सर, कानूनी रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, कि हिमाचल भी कहता कि उस यूनिवर्सिटी के विच उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हुण देखिए, मैं कुछ नहीं, इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब बैठकर संवाद के द्वारा इसको हल कर लेंगे। कोई बड़े मसले नहीं होते। ये जब टेबल पर बैठते हैं तो बड़े बड़े युद्ध भी शांति प्रिय तरीके से संवाद के द्वारा टेबल पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। कहाँ हक मिलना, कहाँ नहीं है, कहीं यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को क्या ऑब्जेक्शन है। एक हमने अपनी कैबिनेट सब कमेटी बनाई है कि पूरा पहले इसको अध्ययन करें। उसके कैबिनेट सब कमेटी में हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो हमारे पास पूरी रिपोर्ट करेंगे, और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। ये लड़ाई तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें लड़ना चाह रहे हैं, और इसमें कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार के बयान चले रहते हैं तो चलते रहे, उसमें कोई दो राय नहीं। सर, टेबल टॉक का लगातार कह रहे हो कि टेबल टॉक राही मसला हल होगा, पर चलो सब कमेटी का गठन होया, सब कमेटी अपना फैसला लेगी, पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। नहीं, सब कमेटी तो हमें जो संदर्भ में जो कानून बने हैं उसमें हमारी हिमाचल कैबिनेट को सौंपेगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सुबह टेबल टॉक होएगी। पर इस दे नाल शानन बिजली प्रोजेक्ट आउंदा जो 1925 3 मार्च 1925 ਨੂੰ एक लीज ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਉਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ? देखिए,
कानून जो कहता है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और शानन प्रोजेक्ट जिसकी लीज ख़त्म होगी उसमें अधिकार कैसे रह गया? उस समय के जो हमारे राजा जोगिंदर नगर के थे उन्होंने लीज तय की, फिर पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उस एक्ट के तहत उन्होंने जब हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होने चाहिए थे तो उस एसेट लाइबिलिटीज़ में कोई कमी रह गई नहीं, तो 1966 में ही हमें शानन प्रोजेक्ट मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। अब वो जब उसकी लीज ख़त्म होगी और सरकार उनकी जब लीज ही रिन्यू नहीं करेगी तो उनका हक कैसे रहेगा कानूनी तौर पर? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 1966 ਦਾ ਜੋ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। नहीं, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नज़र नहीं आए कि पंजाब को सौंप दिया गया, ऐसा कोई कागज़ नहीं है और इस प्रकार के कोई पत्राचार भी नहीं है। ये ठीक है कि कई बार राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में होती है वो इस प्रकार की बातें उठाती है, लेकिन कानून तो अपना काम करता है ना, संविधान के अनुसार देश चलता है, इदा ही थोड़ी देश चल पड़ता यानी संविधान नाल चलता है। और इस बारे में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, अगर कानूनी रूप से जायज़ है तो हम उसको लेंगे। सर, अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक संकट की बात करें तो आपकी सरकार बीबीएमबी में रॉयल्टी की मांग कर रही है, कैसे लगता है आपको कि आप ये रॉयल्टी कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं, देखिए, जब 1951 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब ये प्रोजेक्ट बना था तो हिमाचल के लोग उसमें विरोध कर रहे थे, पहाड़ के लोग उसके विरोध कर रहे थे। हिमाचल पंजाब का ही पार्ट था, हिमाचल नहीं पंजाब का पार्ट था जो एरियाज में। तो उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। लोगों ने साथ दिया, कई गांव उजड़ गए, लाखों लोगों को विस्थापन का दर्द सहन करना पड़ा, नोट भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से बल्कि पोंग डैंग से भी। किसी को हिसार में पट्टे मिलने थे वो पट्टे नहीं मिले, किसी को राजस्थान में पट्टे मिलने थे वो पट्टे नहीं मिले, फिर भी हिमाचल चुप रहा। हिमाचल उस दर्द को सहन करता रहा, उस पीड़ा को सहन करता रहा। हमारी सरकार का ये दायित्व बनता है कि जब हमारा रॉ मटेरियल क्या है, पानी रॉ मटेरियल है। हिमाचल की नदियों से बहता हुआ पानी पंजाब में इस बांध के द्वारा हरित क्रांति आ सकती है। पंजाब अनाज के मामले में पूरे देश को अनाज इन पानी के माध्यम से पूरे देश को खिला रहा है, तो वहाँ पानी के माध्यम से हमारा भी अधिकार बनता है कि कुछ हिस्सा हमें दिया जाए। हमारे लाखों गांव उजड़ गए, अब धुंध बनती है बिलासपुर में, सर्दियों में वेपोरेशन होती है, उससे कई प्रकार की बीमारियां भी हमारे लोगों को मिलती है। और जब हम उनसे फ्री रॉयल्टी की बात करते तो वो हमको बोलते कि हम कुछ नहीं देंगे। तो ये गलत बात है ना। तो अब अगर चलो कुछ नहीं देंगे कोई बात नहीं, जब पावर प्रोजेक्ट बनाने की कीमत पूरी हो चुकी है, वो उसका लाभ उठा रहे हैं, जो बिजली बेचते उससे प्रॉफिट उठा रहे हैं, उसमें पंजाब का हिस्सा भी है, उसमें हरियाणा का हिस्सा भी है, उसमें राजस्थान का हिस्सा भी है, हिमाचल का भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया उस समय की जनसंख्या के हिसाब से। उस समय हिमाचल की जनसंख्या कोई 30-40 लाख थी, तो 7.19 हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी के रूप में तय हुआ, जो 2011 के बाद से हमको मिलना शुरू हुआ। हम वो तो हिस्सेदारी है, हम तो फ्री रॉयल्टी की बात कर रहे हैं। जो हमारा पानी रॉ मटेरियल है उसका हमें हक मिलना चाहिए, जबकि और जगह भी हमें 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है। प्राइवेट वाला भी प्रोजेक्ट लगाता है वो भी फ्री रॉयल्टी 12% देता है। ये तो पे बैक पीरियड पूरा हो गया, इसमें तो हमें 40% रॉयल्टी मिलनी चाहिए। नहीं दे सकते तो उस पर बैठ के तो बात करो। ये तो है नहीं कि हिमाचल के गांव डूब जाए। आपने भी नहीं, पंजाब ने भी पैसा नहीं लगाया, हरियाणा ने, भारत सरकार का पैसा लगाया बीबीएमबी में। हमने इसलिए उनसे कहा है बीबीएमबी, हमारी लड़ाई पंजाब से नहीं है, हमारी लड़ाई हरियाणा से नहीं है। पंजाब हमारा बड़े भाई है, हरियाणा भी हमारा उससे बड़ा भाई है, तो हम सब लोगों से मिलकर बात कर रहे।
पर अपने अधिकार को हम तथ्यों के साथ, तर्क के साथ, कानूनी रूप से आगे बढ़ेंगे। सुखू जी, आपकी सरकार पानी पर सेस लगाने की चर्चाएं जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि आपका नजदीकी राज्य पंजाब जो है वो इस पर आपत्ति जाहिर नहीं करेगा, उनको ऐतराज नहीं होगा पानी पे सेस पर? नहीं, पानी पर तो सेस लगा ली हमने। तो आपको लगता है कि वो इससे सहमत होंगे और वो आगे इस पे बात नहीं करेंगे? देखिए, पहले तो जो पंजाब में पानी बह रहा है उस पर कोई सेस नहीं लगा है जी। जो पंजाब में किसानों के खेतों को लहरा रहा है उस पर कोई सेस नहीं लगा है। पानी पर सेस नहीं है ये जी। नाम इसका वाटर सेस लगा है, पर पानी पर सेस नहीं है। कौन से पानी पर सेस है? जो पानी पंजाब को जाता है नहरों के थ्रू, हरियाणा को जाता है नहरों के थ्रू, राजस्थान की नहरों में जा रहा है, उस पर कोई भी पानी का सेस नहीं है। पंजाब को तो तब आपत्ति करनी चाहिए उनके किसी पावर प्रोजेक्ट पर हमने सेस लगाया हो, हरियाणा को तब आपत्ति करनी चाहिए कि उनके किसी पावर प्रोजेक्ट पर हमने सेस लगाया हो। ये सेस क्या है, पहले इसको समझना है जी। ये सेस है कि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 172 के करीब डैम बने हैं। डैम में जो पानी इकट्ठा होता है वो इकट्ठा होने से बाद जब डिस्चार्ज होगा तो उसकी जो रॉ मटेरियल बिजली बनेगी उस पर सेस है। तो पंजाब का तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है हरियाणा में, हिमाचल में, सॉरी हरियाणा का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो सेस तो हिमाचल की बाउंड्री में जो डैम बने उन पर है। तो इस पर लगाने में उनको वो मेरा ख्याल लगता है कि मिसलीड किया जा रहा है, फैक्ट्स को देकर तोड़ मरोड़ कर तथ्य पेश किए जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। ਸੁਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ पानी ਹੈ। पर नहीं, ये जो पानी के द्वारा बिजली पैदा होती है, बिजली पर जो वाटर सेस लगा रहा है। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ ना मैं भी, जब उनको इतराज करने का कोई अधिकार ही नहीं है। मसले तो सरकार ने लगाया है इतराज, अब किन पर लगाया है? बिजली बोर्ड हिमाचल प्रदेश का है, उसके जो डैम बिजली हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के जो डैम बने उस पर लगा है। प्राइवेट पार्टीज के तकरीबन 100 डैम है उन पर लगा है। NTPC NHPC है जो उनके डैम बने उन पर लगा है। पंजाब पर किस चीज का सेस लगा है? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ? वो जान सकते कि किस चीज का इतराज है, मैं क्या बताऊं। ਸੁਖ ਜੀ, ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? नहीं, सतलुज यमुना लिंक लहर को हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो तो पानी जा रहा, अच्छी बात है। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿया ਸੀ। नहीं हुआ हरियाणा ऐसा नहीं, वो तो उनका अपना मामला है, उसमें हमने क्या लेना है। मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक अनुरोध किया कि हम हिमाचल से पानी अपने आप की बाउंड्री से हरियाणा में लाना चाहते हैं। हमने बोला पानी देना तो पुण्य का काम है, आप ले जाइए पानी, अपना खर्चा करिए, ले जाइए, हम उस पर कोई पैसा थोड़ी ले रहे हैं उनसे अभी। ठीक है, जब बातचीत होगी, संवाद आगे, अगर कुछ देना चाहेंगे तो हरियाणा भी चाहता है और दिल्ली भी चाहता है हमसे पानी लेना। हमने कहा लो। ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? प्यास जिनको पानी चाहिए वो ले सकते हैं, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी पानी देने में। हम खुले मन से, और हमारी संस्कृति भी ऐसी है, हम देवभूमि से संबंधित है, पानी देना पुण्य का काम है, और हम खुले मन से, चाहे पंजाब अगर हमसे पानी मांगेगा कि हमने इस तरफ से लाना तो हम पंजाब को भी देंगे, हरियाणा मांगेगा हम हरियाणा को भी देंगे, हमारा साथी प्रदेश अगर दिल्ली भी मांगता है तो हम उनको, दिल्ली वालों ने भी बात किया, उनको भी पानी देंगे। जी सर, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म की, अगर उसका कंपैरिजन हम उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर से करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो आपकी जो सरकार, जैसे 6 महीने कार्यकाल में पूरे हो चुके हैं, आने वाले समय में आप ऐसा क्या करेंगे कि टूरिज्म में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिले? देखिए, एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से हमारे टूरिज्म सबसे अच्छा रहता है। थोड़ा सा ही सर, आंकड़े कुछ और कहते हैं। करना चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ जी।
पर हमारा टूरिज्म का जो बजट है वो कम था। जो आपने बजट से संबंधित बात की जी। होगी, वो आपकी बात सही है कि टूरिज्म का बजट आपका कम था, लेकिन इस बार हमने 75 साल में टूरिज्म में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। 40 साल बाद हम एक ऐसा बजट पेश करने में सफल हुए हैं जिसमें हमने अपनी योजना के ढांचेगत पर पैसा खर्च करना है, जिसमें हमारा टूरिज्म पहली प्रायोरिटीज़ पर है। सेकंड प्रायोरिटीज़ पर हमारा हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, और हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करना है। हमारी सरकार ने पहले बजट में अपनी दिशा तय कर दी है। सर, टूरिज्म के साथ एक और चीज़ आती है एयर कनेक्टिविटी, क्योंकि टूरिज्म हर तरफ से आता है, टूरिस्ट हर राज्य से आते हैं, तो एयर कनेक्टिविटी का काफ़ी ज़्यादा इशू रहा है। अगर हम रनवेज की बात करें तो पिछली सरकारें जो है एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में सफल नहीं रही, विफल रही हैं। तो आने वाली आपकी सरकार जो क्या रोड मैप लेके आएगी कि एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि रनवेज में 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं आया, रनवेज उसी ही हालत में है, ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात सही है, टूरिस्ट धक्के खाने तो नहीं आएगा ना, तो एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हम हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी ही मैं कोई 5 दिन पहले कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है उसके एक्सपेंशन के लिए हमने 2000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है जी। तो उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं और उसकी नोटिफिकेशन भी हमारी हो गई है। हेलीपोर्ट की हमने पवन हंस को डीपीआर बनाने को दिया है। 2-3 साल में आप देखेंगे कि हिमाचल में हेली टैक्सी होगी। आप भी जब चंडीगढ़ से शिमला पहुंचोगे तो 20 मिनट में शिमला पहुंच जाओगे, लंच वहां करोगे और फिर उसके बाद चंडीगढ़ आ जाओगे वापस। जी, बिल्कुल। की हम सुविधा देने जा रहे हैं। सर, एयर कनेक्टिविटी की प्लानिंग की जा रही है, पर जिस तरीके ਨਾਲ शुरुआत हुई सीगी और भौगोलिक हमारी स्थिति ऐसी है कि वहाँ बड़े एयरपोर्ट नहीं बन सकते। पहाड़ है, जी बिल्कुल। बिग हिमालय है, मिड हिमालय है, तो वहाँ नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी हम हेलीपोर्ट के माध्यम से अपने टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में आए। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਹਜੇ ਅਧੂਰੇ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ? देखिए, जनता को जो हमने कहा वो कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पहली सरकार है कि आर्थिक बदहाली के दौर के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को हमने, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। पहला वादा हमारा बिल्कुल 10 गारंटियाँ दी है और हमने कहा कि आर्थिक बदहाली में 75,000 करोड़ का हमारे पर कर्ज है। 10,000 करोड़ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका हमारे ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, उनके एरियर देने, हमने डीए का एरियर देना है, तो 85,000 करोड़ हो गए। बिल्कुल। इसके अलावा हमने अपना विकास भी करना है। तो हमारी सरकार ने 6 महीने में जिस प्रकार के फैसले किए उससे हमारी अर्थव्यवस्था 4 साल में पटरी पर आएगी। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य होगा। हमारी सरकार ने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। सर, मेन सोर्स की होंगे इनकम दे जिन्हां दे विच तब्दीलियां लियांदियां जाणगीਆਂ? सबसे बड़ा सोर्स हमारा टूरिज्म होगा, दूसरा सोर्स हाइड्रो होगा। उसके हमने जो प्रोजेक्ट जो 27 में पूरे होने हैं, 28 में पूरे होने हैं, 30 में पूरे होने हैं, हमने उसका टाइम पीरियड कम करके जल्दी काम करवा कर हम उसको 25 में पूरा कर रहे हैं। 30 वाले को 27 में पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 10-10 साल से हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा नहीं बन रहे थे, हमने कहा इस पर फैसला कीजिए और करवाइए। तो मुझे लगता है कि जब हम 2 साल पहले बनाएंगे, जैसे एक प्रोजेक्ट है, अगर हम 2 साल पहले बनाते तो हमें 1700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है। तीसरा, हम सोलर पावर में जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हैं, क्योंकि हम भी इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस होने के बाद 5400 करोड़ रुपए की बिजली जब हमारा अक्टूबर से मार्च तक हम बाहर से खरीदते हैं। तो नीतियों में परिवर्तन करके काम को तेजी लाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में हमारा रिसर्च काम चल रहा है, जल्दी हमारी एक बड़ी कारपोरेशन ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में बनने वाली है और हिमाचल उसमें लीडिंग स्टेट होगा, क्योंकि हिमाचल के पास जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए बिजली उपलब्ध होगी, दिन में सोलर की होगी, रात को हाइड्रोजन की होगी। उस दृष्टिकोण से हम आगे आ रहे हैं, ग्रीन इंडस्ट्रीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल पहली स्टेट है
जो एक टैक्सी वाले को अगर 15 लाख की टैक्सी आती है, अगर वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है तो उसको 7 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। अगर एक बस इलेक्ट्रिकल की 1 करोड़ की आती है तो वो उसको 50 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। 6 ग्रीन कॉरिडोर हमने अपनाए, तो हम काफ़ी योजनाओं को बदलाव करके और धन का प्रयोग करके सही ढंग का ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ को दूर करके आगे बढ़ रहे। ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? हिमाचल में ना ये जो फ्री वाले हैं ना, ये लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। अभी हम 125 दे रहे हैं तो उससे खुश नहीं है। वो बोलते हैं कि हम कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, और देते भी हिमाचल के लोग, ऐसा नहीं है। हिमाचल के लोग देना चाहते हैं, तो वो जो लेना चाहेगा उनको देंगे, ऐसा नहीं है। पर 4 साल में जब हम खुद ही समर्थ होंगे तो 300 के हम हर चीज़ देंगे। हमको पता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पता है, मैं हर दिन 18 घंटे इसलिए बैठ रहा हूँ कि कैसे हिमाचल को लाना। 4 साल बाद अब मेरा ये इंटरव्यू के बाद जरूर लेना। ਸਰ ਚਲੋ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 4 ਲੇਨ ਹਾਈਵੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ट्रैवल बंद भी ना हो तो लोगों को कोई दिक्कत परेशानी भी ना हो? कुदरत पे किसका बस चलता है? कुदरत के आगे तो हम सब लोग कुछ नहीं कर सकते ना। बादल फट जाते हैं हमारे यहाँ, और 4 लेनिंग के समय भी, अब तो 4 लेनिंग हो गई, अब काफ़ी कम हमारे रोड जो है वो गिरते हैं। लेकिन जब पहाड़ कटता है तो सेटल होने में 4 साल लगाता है। तो जब ये कंस्ट्रक्शन कंपनी आई, इन्होंने स्ट्रेट 90 डिग्री में काट दी, जबकि पहाड़ काटने के लिए सीढ़ी नुमा कटिंग करनी पड़ती है। हिमाचल में इतने सालों से सड़कें बन रही है तो कोई ऐसा तो नहीं। हिमाचल का हर गांव सड़कों से जुड़ा हुआ है, इतना पहाड़ी इलाका होने के बाद। तो जो हिमाचल की भौगोलिक स्थिति है, कई बड़े हिमालयाज है, बिग हिमालय है, तो वहाँ भी सड़कें हैं। कहीं मिड हिमालय है, कहीं प्लेन है। हिमाचल एक राज्य है जहाँ आम भी होता है, सेब भी होता है, ठंडा इलाका भी है, गर्म भी है। हिमाचल के अब कांगड़ा क्या है, एक पालमपुर है जहाँ टेम्परेचर कभी धर्मशाला में 26 और 27 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन उसके 1 घंटे के नीचे चले जाओ तो 40, आधे घंटे दूर चले तो 40 डिग्री भी होता है। तो ऐसी सारी चीज़ों के अनुसार हमारी जो योजनाएं वो बनती है, जिसमें सड़कें होती है। सड़कों की कटिंग जब होती है या बादल फटते हैं तो नदियों में काफ़ी बादल एक फटने का मतलब एकदम बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जैसे बाढ़ आ जाती है। और उसके इर्द गिर्द कोई अगर टूरिस्ट गया हुआ या कोई लोकल गया हुआ तो उससे जान माल का नुकसान होता है, पर हम चेतावनी देते हैं। सर सड़क प्रोजेक्ट की गल हो रही है, टूरिज्म ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? हमारा तो ये मनाली कीरतपुर वाला रोड है, इसमें आप चंडीगढ़ से 4 घंटे में पहुंच जाओगे। इसको 15 साल लगे। कमलनाथ जी ने इसका शिलान्यास किया था, कमलनाथ जी ने इसको सैंक्शन किया था, और हम मेरे आने के बाद इसमें और स्पीड अप हुआ। एक तो एक प्रोजेक्ट ये है, एक हम शिमला से एक और 4 लेनिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कांगड़ा में होगा। तो आप शिमला से जब इस रोड पर जाओगे तो 1 घंटे में वहाँ भी पहुँच जाओगे। तो उसमें हम टनलिंग पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, रोप वे में हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। सर कदों तक ये प्रोजेक्ट ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ? ਚਾਹੇ ਮਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਲਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये हमने सोचा है, इसकी योजनाएं बन गई है, धरातल पर आने के लिए समय लगता है, लेकिन सोच ये है। जी सर, विपक्ष आज भी आप पर आरोप लगा रही है कि जब से आपकी सरकार पिछले 6 महीने में आई है, बहुत ही निराशाजनक काम हुए हैं। वो आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर काफी सवाल पैदा कर रहे हैं। कटाक्ष जो है 300 यूनिट फ्री बिजली देने पर जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आर्थिक स्थिति के बारे में तो वो मेरे से ज़्यादा जानते। 5 साल सत्ता में रहे, उन तो बदहाली के दौर पर पहुँचा दिया हमको। हम तो फिर भी कह रहे कि 4 साल में हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे। उन्होंने कभी सोचा? हमने शराब के ठेकों की नीलामी से 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करवाया। वो 10% रिन्यू करते रहे, 180 करोड़ के आधार पर रिन्यू करते रहे। तो अभी तो हम आए हैं, तो आने वाले समय में
आप हिमाचल प्रदेश, विपक्ष का काम भी है, कहने बिल्कुल, को कुछ नहीं है तो उनको काम जी। है, तो वो कहना उनको काम। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उनको लगता है कि अब और मुद्दे उठाए जाएं, तो इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। ਸਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਗਰਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਵਧਾਏਗਾ? ਹਿਮਾਚਲ ਵਧਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ? हिमाचल तो हर जगह बढ़ाने के लिए तैयार है, हिमाचल का कोई वो नहीं है। हरियाणा के साथ भी बात करने को तैयार है, हिमाचल के साथ भी, पंजाब के साथ भी बात करने को तैयार है। हमारी क्या है कि हमारा तो दायित्व है, कर्तव्य है कि हम लोगों के अधिकारों की बात करें। पंजाब के मुख्यमंत्री जी का भी दायित्व है कि वो भी अपने लोगों के अधिकारों की बात करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी करेंगे, तो हमको बैठ के करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, हमें ये लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को ज़्यादा दिन लंबा नहीं रखना पड़ेगा, तो हम बात बढ़ा देंगे, इसमें क्या हर्ज? हम तो करना चाहते हैं, जी हम तो सेटल करना चाहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। सुखू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने अपने 6 महीने के कार्यकाल में हुए काम के बारे में हमें बताया। कैमरामैन गुरजन सिंह, प्रमोद सिंह के साथ मैं पवित्र कौर और मेरे साथी कमलदीप सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़।